नमस्ते हिंदुस्तान। मैं नवीन मेहता। मैं अपने यूट्यूब चैनल पे आपका वेलकम करता हूँ। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये टॉपिक है रिलेटेड रेंट एग्रीमेंट। मीन्स रेंट एग्रीमेंट जो करते हैं, इसका ड्यूरेशन एक लिमिटेड पीरियड के लिए, मीन्स 11 मंथ के लिए करते हैं जनरली। और ये 11 मंथ क्यों करते हैं, इसका क्या रीजन है, क्यों नहीं 12 मंथ के लिए क्यों नहीं करते हैं। जो है जनरली आप यही देखते हो कि रेंट एग्रीमेंट जब जो है करते हैं तो वो 11 मंथ का ही होता है। उसमें लिखा हुआ रहता है कि ये एग्रीमेंट 11 मंथ के लिए ही वैलिड है, और स्टार्टिंग मंथ और डेट से लेके एंडिंग मंथ एंड डेट उसमें लिखा हुआ रहता है। आखिर क्या रीजन है कि ये 11 मंथ का ही करते हैं। तो इस वीडियो के स्टार्ट करने के पहले और मेन टॉपिक स्टार्ट करने के पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं या फिर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आप मेरे चैनल से जुड़ जाएंगे। और फिर जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको इस तरह का इंफॉर्मेशन मिल जाएगा, और आप मेरे चैनल से जुड़े रहेंगे तो टाइम टाइम टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्स से रिलेटेड, लॉ से रिलेटेड एंड जीएसटी से रिलेटेड वीडियो आप तक पहुंचता रहेगा। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये 11 मंथ का जो एग्रीमेंट होता है, इसका कोई लीगलिटी नहीं है। मीन्स कहीं भी ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि 11 मंथ का ही एग्रीमेंट होगा, और ये रेंट एग्रीमेंट 11 मंथ से ज्यादा नहीं हो सकता है। लेकिन 11 मंथ का एग्रीमेंट कराने का एक काउज है कि जब आप इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट जब पढ़ेंगे, उसमें सेक्शन 17 मीन्स सेक्शन 17 बोलता है कि अगर कोई एग्रीमेंट मीन्स रेंट हाउस से रिलेटेड एग्रीमेंट है या रेंट एग्रीमेंट है, तो वो अगर 11 मंथ से ज्यादा का होगा तो विदाउट रजिस्ट्रेशन जो है वो वैलिड नहीं होगा। मीन्स यहाँ से सिंपल लैंग्वेज में आप कह सकते हैं या समझ सकते हैं कि अगर आप रेंट एग्रीमेंट 11 मंथ से लेके 12 मंथ, 13 मंथ या 2 साल, 5 साल का अगर बढ़ाते हैं, तो अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे उस एग्रीमेंट का, तो ये एग्रीमेंट आपका वैलिड नहीं होगा। और रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंतर्गत उसको रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी हो जाएगा। अगर आप 12 मंथ का कराते हैं, 13 मंथ का कराते हैं, 14 मंथ का कराते हैं, 2 साल का कराते हैं, 5 साल कराते हैं, अगर आप रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंतर्गत आप इसको रजिस्ट्रेशन मीन्स रजिस्टर्ड नहीं कराते हैं तो ये इनवैलिड एग्रीमेंट होगा। इसी से बचने के लिए व्यक्ति 11 मंथ से का मीन्स 11 मंथ का कराते हैं, 12 मंथ का नहीं कराते हैं, 1 साल का पक्का नहीं कराते और 11 मंथ का ही कराते हैं। इसका रीजन यही है कि आपको रजिस्ट्रेशन कॉस्ट बचाने के लिए दो पार्टी जो होते हैं, नॉर्मली होता है क्या कि आदमी बहुत ऐसे होते हैं कि 11 मंथ का एग्रीमेंट, रूम का एग्रीमेंट कराते हैं लेकिन 6 महीने में बदल लेते हैं। रूम सुटेबल नहीं होता है उसके लिए, या कोई रूम में प्रॉब्लम होता है, वाटर का प्रॉब्लम होता है, इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम था, या नॉइज का प्रॉब्लम था, डिफरेंट तरह का रूम में प्रॉब्लम हो सकता है, तो वो व्यक्ति 11 मंथ का कराया हुआ रहता है तो ईजी रहता है उसको छोड़ने के लिए। वो व्यक्ति को कॉस्ट ज्यादा नहीं रहता है। वो मात्र एज पर जो है स्टेट के हिसाब से कहीं 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पे जो है, या फिर कहीं 500 रुपए के स्टाम्प पेपर पे कहीं केवल दो पार्टी मिलकर जो है ना साइन करा लेते हैं। मीन्स जो रहने वाले हैं वो और फिर जो मकान मालिक है वो दोनों मिलकर जो साइन करा करके जो है ना उसको नोटरी करा लेते हैं, और फिर चाहे या नोटरी नहीं भी कराते हैं वो उनका एग्रीमेंट एक वैलिड एग्रीमेंट हो जाता है। और अगर व्यक्ति वो छोड़ना चाहता है तो इजी वे में छोड़ के चला जाएगा। लेकिन आप 11 मंथ से जब ज्यादा का कराएंगे तो वैलिडिटी के लिए रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा आपको। तो रजिस्ट्रेशन के लिए एक्स्ट्रा कॉस्ट पड़ता है, रजिस्ट्रेशन चार्जेज होते हैं, तो वो सब चार्जेज जो है ना वर्डन किसके पड़ेगा, मकान मालिक तो आपको देगा नहीं, वो जो है ना जो रेंट में रहते हैं उसी को देना पड़ेगा। तो ये सब कॉस्ट बचने के लिए मकान मालिक भी इजी वे में एग्रीमेंट में आते हैं और 11 मंथ का एग्रीमेंट कराते हैं। अब है क्या, इसको
तो ये मैं बताया आपको। दूसरा है, क्या आप एग्रीमेंट अगर रूम में एक बार घुस जाते, बहुत ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि क्या मकान में, किसी के मकान में, कोई मकान का रेंट लिया है, वो क्या मकान का मालिक बन सकता है? तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे स्पष्ट है, एविडेंस एक्ट के सेक्शन 16 मीन्स 116 में स्पष्ट लिखा जो है ना, एक डॉक्ट्रिन है, डॉक्ट्रिन ऑफ इकोस्टल है। डॉक्ट्रिन ऑफ एरिस्टॉटल कहता है कि कोई भी व्यक्ति का सिचुएशन चेंज नहीं हो सकता जब तक वो दूसरे सिचुएशन के लिए वो उस तरह का एग्रीमेंट या एक्ट नहीं करता है, तो या ट्रांजेक्शन नहीं करता। तो मीन्स कहने का अर्थ हुआ कि कोई व्यक्ति रेंट में रह रहा है और रेंट के हिसाब से किसी मकान को लिया है, किसी फ्लैट को लिया है, तो वो मकान का मालिक तब तक नहीं बन सकता है जब तक कि वो रूम को परचेज नहीं कर लेता है या उसके नाम पे वो रूम ट्रांसफर नहीं हो जाता है, तब तक वो मकान का मालिक नहीं बन सकता है। इवन आप कह सकते हैं कि सपोज कीजिए आपके कोई व्यक्ति रूम का मालिक है, लेकिन दूसरा व्यक्ति उस मकान में या फ्लैट में वो रेंट में रह रहा है, 5 साल से रह रहा है, 10 साल से रह रहा है, तो इस सिचुएशन में भी चेंज नहीं हो सकता जब तक वो व्यक्ति, जो व्यक्ति बिल्डिंग में या मकान में या फिर जो ना फ्लैट में वो रेंट के रूप में रह रहा है, उसका सिचुएशन तब तक नहीं चेंज होगा जब तक वो रेंट उसका कैंसिल नहीं हो जाता है, रेंट का जो एग्रीमेंट है वो कैंसिल नहीं हो जाता है और फिर वो मकान को परचेज नहीं कर लेता या फ्लैट को परचेज नहीं कर लेता, तब तक वो मकान का या फ्लैट का या किसी लैंड का जो वो जो है ऑनर नहीं हो सकता। एक और सिचुएशन आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। सपोज कीजिए कि कोई व्यक्ति है, जो है उसके दादाजी जो है उस रूम में जो है उसको परचेज कर लिए थे, मीन्स पहले वो रूम में रहते थे, लेकिन दादाजी या फादर उसके परचेज कर लिए थे रूम, लेकिन उस जो है वो बाय चांस डेथ कर गए, लेकिन उसके जो एंसेस्टर जो है ना, उसके हायर जो है, मीन्स उसके जो पोता है या उसकी पोती है या उसका बेटा है, वो ये नहीं जानता था कि हमारे दादाजी रूम को परचेज कर लिए, लेकिन वो रूम का एग्रीमेंट में ही रह रहे हैं, तो क्या वो मकान का मालिक हो जाएगा अगर पता चलता है तो फ्रेंड्स नहीं, ऐसा नहीं होगा। जब तक वो उसको इंफॉर्मेशन होता है कि वो मकान का मालिक है, जब इंफॉर्मेशन पड़ता है, लेकिन वो सिचुएशन उसका क्या है कि वो रेंट के रूप में रह रहा है, वो मीन्स वो रेंट लिया, जिससे भी लिया हुआ है रेंट पे रूम, उससे सिचुएशन में रहा है, मीन्स वो किराएदार है। तो किराएदार को होने के लिए, मीन्स किराएदार होने के लिए उसका जो सिचुएशन है वो उसका एग्जिस्ट कर रहा है, ओनरशिप का एग्जिस्ट नहीं कर रहा, इसलिए उसका होगा पहले किराएदार का एग्रीमेंट जो है ना, उसको उसको जो है ना कैंसिल कराना पड़ेगा, या फिर उसको कहिए मकान मालिक जो भी है उसको किराएदार का मकान जो है कैंसिल करा के, या और उसको आप कह सकते हैं कि जो भी है एब्जॉल्व करा के या रद्द करा के उसको वो पहले सिचुएशन चेंज करना पड़ेगा, फिर उसको सिविल सूट में जाके सिविल सूट में मीन्स ऑनरशिप के लिए उसको फाइट करना पड़ेगा, और ऑनरशिप में जीत जाते हैं, ऑनरशिप में उसका वैलिड रीजन हो जाता है और ऑनरशिप उसको सिविल सूट्स के थ्रू मिल जाता है, तो फिर वो मकान का ऑनर हो जाएंगे। तो इस तरह का सिचुएशन एग्जिस्ट करता है यहाँ पे। तो फाइनली हम लोग यही देखा कि किसी भी मकान में रहने वाले वो किराएदार और फिर जो है वो मकान मालिक 11 मंथ का ही एग्रीमेंट क्यों कराते हैं। बेसिक रीजन वही होता है कि 11 महीने से अगर ज्यादा का आपका एग्रीमेंट है तो वो उसको आपको रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंतर्गत वैलिडिटी के लिए आपको जो है समझ सकते हैं कि उसको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं तो फिर इनवैलिड हो जाएगा, और इनवैलिड होने के कारण हो जाएंगे कि आप जो है उस एग्रीमेंट पे कुछ कर नहीं पाते, कर सकते हैं, और कुछ नहीं करने का मीनिंग यही होता है कि जब आप एग्रीमेंट कराते हैं तो उसमें आप मकान मालिक को पैसे भी देते हैं, एज ए सिक्योरिटी मनी भी आप पे करते हैं, या एज ए पगड़ी भी बोलता है, पगड़ी भी देते हैं, तो वो रुपये का वैलिडिटी नहीं रहेगी, इसलिए वो वैलिडिटी
रजिस्ट्रेशन कराने के बाद ही वैलिडिटी होगी। और रजिस्ट्रेशन कॉस्ट ज्यादा पड़ता है, जैसे जैसे वैल्यू आपका बढ़ेगा वैसे वैसे आपका रजिस्ट्रेशन कॉस्ट बढ़ता है। तो इसी के सिचुएशन से बचने के लिए, मीन्स इसी से बचने के लिए, रजिस्ट्रेशन कॉस्ट से बचने के लिए जो मकान मालिक एंड किराएदार होते हैं वो जो है वो 11 मंथ के एग्रीमेंट में जाते हैं कि हमको रजिस्ट्रेशन नहीं कराना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन कॉस्ट नहीं होगा और मेरे एग्रीमेंट का वैलिडिटी भी बना रहेगा। और जब भी जरूरत होगा तो हम जो है ना रेंट एग्रीमेंट एक्ट के अंतर्गत या एकोमोडेशन एक्ट के अंतर्गत किसी तरह का अगर प्रॉब्लम होता है मेरे एग्रीमेंट में तो हम वहां पे जाके फाइट कर सकते हैं। तो यही बेसिक यहाँ पे रीजन है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। अगर मेरा वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आप मेरे चैनल से जुड़ सकेंगे और इस तरह का अपडेट आप तक मिलता रहेगा। साथ ही मेरे वीडियो देखने के बाद कमेंट जरूर कीजिए कि आपको किस तरह का वीडियो चाहिए, आपका वीडियो मेरा वीडियो अच्छा लगा या नहीं अच्छा लगा। और फिर अगर किसी तरह का सुझाव आपको देना है तो आप कमेंट बॉक्स में सुझाव भी दे सकते हैं। मैं सारे का कमेंट पढ़ता हूँ और सुझाव अगर मिलता है तो उनके सुझाव के बेसिस पे भी काम करता हूँ। और कोई आदमी किसी तरह का क्वेश्चन पूछता है तो उसका मैं सॉल्यूशन भी देता हूँ। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। अगर मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।